प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना दर्पण में उत्तल दर्पण के बारे में। तो आइए जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन इससे पहले हम बता दें प्यारे बच्चों कि आप लोग वीडियो देखते हो, पढ़ते हो, लेकिन शेयर लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, चले जाते हो, यह अच्छी बात नहीं है। प्यारे बच्चों, वीडियो पढ़ने से पहले, देखने से पहले जब देखते हो तो बीच में ही आपको लाइक कर देना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए जो नए बच्चे हैं, ताकि हमको भी आप लोगों की तरफ से सहयोग पूरी तरह से प्राप्त होना चाहिए। आप लोग जानते हो एक हाथ से ताली नहीं बजती है प्यारे बच्चों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो आप लोगों को यह बात सदैव याद रखना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर यह कार्य हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आपका भी नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि आप भी कुछ ऐसा करें ताकि दिक्कत न हो, हमें भी सहयोग प्राप्त हो, ताकि आगे कुछ करने की प्रेरणा प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों, यह तो इंस्पायरेशन था, कहना जरूरी था कि बड़े ही छोटे को समझाते हैं तो समझाना अति आवश्यक होता है। केवल पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, कम से कम प्राप्त करने के लिए विनम्र होना, पोलिट होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा दर्पण की दूसरी ओर ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। जो यह परिभाषा है, इसको इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर समझ सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर का क्या है कोटेशन, कि जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, चाहे वस्तु दर्पण के सामने जहाँ भी हो, लेकिन उसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा तथा दर्पण और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। आइए अब हम आगे चलते हैं। माना माना ए बी एक वस्तु है, तो ए बिंदु से दो किरणें एम मुख्य अक्ष के समांतर तथा एन वक्रता केंद्र की दिशा में उत्तल दर्पण से टकराकर क्रमशः एम आर फोकस से आती हुई तथा एन ए वक्रता केंद्र से आती हुई की दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। पीछे बढ़ाने पर एक किरण बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। इस प्रकार बिंदु ए का प्रतिबिंब ए डैश पर होगा। ए डैश पर मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश लंब डाला जाता है या लंब डाला, अतः वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होता है। आइए प्यारे बच्चों, हम आगे की तरफ देखें तो देखिए, इस पर एक ऑब्जेक्ट ओ डैश है, या इस पर ए बी कह सकते हैं, जो भी है फिगर का मतलब है बस समझना। इसका जो प्रतिबिंब है वह आई डैश आई है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट से है, आई का मतलब इमेज से है, यह कलरफुल रेज है। तो हम ये बता दें कि पहला जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही है प्यारे बच्चों, जो किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, फोकस से आती हुई, रिटर्न बैक टू हो गया है, लग रहा है कि फोकस से आ रहा है। दूसरी प्रकाशीय किरणें जो वक्रता केंद्र के सामने जाती हैं, उसी से वापस लौट जाती हैं। दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर या ए डैश पर इंटरसेक्ट करते हैं। जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और आई डैश से अक्ष पर जो लंब डाला गया है वह आई डैश आई है या ए डैश बी डैश होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और पोल और फोकस के सदैव बीच में बनेगा। तो उत्तल दर्पण में वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब
ऐसा ही प्राप्त करना है। तो अवतल दर्पण की तरह इसमें 6-7 स्थितियां नहीं हैं, सबकी एक ही स्थिति है प्यारे बच्चों, एक ही फिगर ध्यान में रखना है। वस्तु चाहे जहां हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए हम आगे की ओर देखते हैं। तो आगे है प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी। तो पहले चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन। तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके ही हम समस्त दूरियों का मापन करते हैं तथा उनके चिन्ह का निर्धारण करते हैं। तो नंबर 1 है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं कि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। दूसरा का पॉइंट है, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापा जाता है। तो प्यारे बच्चों कि जो ध्रुव है उससे बाईं ओर की अगर दूरी नापनी हो तो उसको ऋण चिन्ह से मापेंगे। अगला पॉइंट है, ध्रुव से दाईं ओर की दूरी को धनात्मक चिन्ह के साथ मापा जाता है। चौथा पॉइंट है, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी को धनात्मक चिन्ह के साथ मापा जाता है। पांचवा पॉइंट है, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापा जाता है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे रूल है, दर्पण से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण की फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण के वक्रता त्रिज्या को वक्रता केंद्र को R से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दर्पणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। तो मिरर्स होगा। तो तीनों प्रकार के दर्पणों की पहचान 2 प्रकार से की जा सकती है। पहला है स्पर्श करके, दूसरा है प्रतिबिंब देख करके। तो आइए पहला पहचान देख लें, स्पर्श करके। इस विधि से छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण पहचाने जाते हैं। इसके लिए लकड़ी का एक पैमाना दर्पण के ऊपर रखते हैं। यदि पैमाना दर्पण को सब जगह स्पर्श करे तो दर्पण समतल है। यदि पैमाना दर्पण को किनारे पर स्पर्श करे तथा दर्पण के बीच का भाग कुछ दबा रह जाए तो दर्पण अवतल है। यदि पैमाना दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श करे तथा किनारों पर उठा रह जाए तो यह दर्पण जो होगा उत्तल दर्पण होगा। तो पहचान समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि अगर किसी दर्पण के ऊपर हम एक स्केल को रखें, अगर स्केल सभी जगह दर्पण को टच करता है तो वह समतल दर्पण होगा। अगर दर्पण के किनारों पर स्पर्श करे और बीच में स्पर्श न करे, बीच का भाग दबा हो तो वह अवतल दर्पण होगा। अगर कोई दर्पण बीच में स्पर्श करे और किनारों पर, हाँ प्यारे बच्चों, तो अगला है प्रतिबिंब देख करके। तो यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर ही बने तो वह दर्पण समतल होगा। यदि वस्तु का दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बने तो, और दूर रखने पर उल्टा और वस्तु से बड़ा बने या छोटा बने तो दर्पण अवतल होगा। यदि प्रतिबिंब वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा तथा वस्तु से छोटा ही बने तो दर्पण उत्तल होगा। आइए प्यारे बच्चों आगे हम देखते हैं। अब है दर्पणों के उपयोग। तो यूजेज ऑफ मिरर। तो दर्पणों का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। तो पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। तो पहला है, फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण इस दर्पण को दाढ़ी बनाने के समय प्रयोग किया जाता है। मतलब अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने हेतु शेविंग में किया जाता है। दूसरा का है, कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, प्रवर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
चौथा है परवर्ती दूरदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि अवतल दर्पण का प्रयोग 4 जगहों पर किया जाता है। पहला तो दाढ़ी बनाने के लिए, दूसरा आपने देखा डॉक्टर लोग नाक कान गले की जांच के लिए, तीसरा आपने देखा प्रवर्तक के रूप में, चौथा देखा परवर्ती दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इस दर्पण द्वारा अधिक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब कम स्थान में बनने के कारण इसे वाहन चालक की बगल में लगा दिया जाता है अर्थात वाहन चालक के सामने लगा दिया जाता है बगल में, जिससे पीछे की ओर की काफ़ी क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। आगे देखिए नंबर 2, सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का प्रयोग करने से प्रकाश अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो जो भी लैंप वैम्प होता है इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे उसका प्रकाश क्षेत्र दूर तक फैल जाता है और अच्छा प्रकाश प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे संयुग्मी फोकस कॉन्जुगेट फोकस के बारे में। तो उन दो बिंदुओं को संयुक्त फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। चित्र में अवतल के सामने बी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश पर बनता है। इसकी स्थितियां आपस में बदली जा सकती हैं, अर्थात बी डैश पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बी पर बनेगा। अतः बी व बी डैश एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। आइए आगे की तरफ हम देखें। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी है तथा उस पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा आभासी होता है, अतः प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रखने से परावर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ है कि संयुग्मी फोकस के तल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में संभव नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन की चर्चा की जाएगी। तो गोली दर्पण के सामने रखी वस्तु की स्थिति बदलने पर उसे प्राप्त प्रतिबिंब का आकार अथवा ऊंचाई भी बदल जाता है। किसी भी स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन यम से प्रदर्शित करते हैं या यम कहते हैं। अब यहाँ पर डेरिवेशन होगा प्यारे बच्चों। माना दर्पण के सामने u दूरी पर रखी वस्तु का आकार या ऊंचाई o है तथा दर्पण से v दूरी पर बने प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई i है। तो आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। तो दर्पण द्वारा प्राप्त रेखीय आवर्धन यम होता है। तो यम बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। क्या होगा प्यारे बच्चों, जो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है या प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार होता है। तो इस प्रकार h2/h1 भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे आवर्धन के लिए सूत्र, फार्मूला फॉर द माइग्रेशन। तो आइए देखते हैं। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु OO डैश रखी है जिसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब I डैश बनता है। अतः वस्तु की नोक O डैश से चलने वाली किरण O डैश P परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब की नोक I डैश से होकर जाएगी। क्योंकि अक्ष PO दर्पण की बिंदु P पर अभिलंब है, अतः कोण O डैश PO आपतन कोण तथा कोण OPI डैश परावर्तन कोण होगा। अब I डैश अपान OO डैश बराबर PI अपान PO। माना कि I डैश बराबर -y2 तथा OO डैश बराबर +y1 हो,
तो पी आई बराबर माइनस भी हो तथा पी ओ बराबर माइनस यू हो तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार -y2/y1 इक्वल टू -v/-u। अतः आवर्धन यम बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, y2/y1 इक्वल टू -v/u हो जाएगा। यह चिन्ह सहित मान रखा है तो अतः आवर्धन के लिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखना होता है, केवल आंकिक मान रखना होता है। यहाँ पर हम चिन्ह सहित मान नहीं रख सकते हैं। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए भी आवर्धन का यही सूत्र होगा। यहाँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार u तथा v के मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं, अतः आवर्धन भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यदि प्रतिबिंब सीधा व आभासी हो तो धनात्मक चिन्ह लगाते हैं और यदि प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक हो तो ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। ऊपर युक्त सूत्र अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू होता है। तो यह सूत्र उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। आइए हम देखते हैं। पहला तो पढ़ेंगे।